हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप नॉच ट्रेंडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की, जिसे लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। हमाटिया, अ फैटल फ्लो लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। एग्जाम्पल, Othello's extreme jealousy and impulsiveness caused him to kill his innocent wife. सरल भाषा में हमाटिया प्रोटैगोनिस्ट या हीरो की वह घातक गलती होती है जो उसके विनाश या पतन का कारण बनती है। हमाटिया का मतलब होता है लक्ष्य से चूक जाना या निर्णय लेने में गलती। यह हीरो या प्रोटैगोनिस्ट की वह छुपी हुई कमजोरी होती है या कमी होती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। इंग्लिश लिटरेचर में कई एग्जाम्पल्स इसकी हमें मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैमलेट प्ले में हैमलेट की लगातार हिचकिचाहट, टालमटोल और संदेह उसे कार्रवाई करने से रोकते हैं, जिसके कारण स्वयं सहित लगभग सभी मुख्य पात्रों की मृत्यु हो जाती है। कैरेक्टर की छुपी हुई गलती किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह जेलसी हो, एम्बिशन, प्राइड, इग्नोरेंस या एरर इन जजमेंट। ये सभी ही उसकी डाउनफॉल का कारण बन जाते हैं, तो इसी को ही हमाटिया कहा जाता है। soliloquy, a long speech delivered by a character who is alone on stage, revealing their innermost thoughts to the audience. Example, Hamlet's to be or not to be speech in Shakespeare's Hamlet. सरल भाषा में soliloquy स्टेज पर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसका अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करने को soliloquy कहा जाता है। soliloquy अपने आप से बात करने की क्रिया है जिसका उपयोग अक्सर किसी पात्र के अंतर्मन के विचारों, रहस्यों या आत्मचिंतन को दर्शकों के सामने प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह रंगमंच की एक ऐसी तकनीक है जो पात्रों को मंच पर मौजूद अन्य पात्रों को संबोधित किए बिना अपनी भावनाओं को साझा करने की अनुमति देती है। यह मोनोलॉग से अलग है, इसमें और मोनोलॉग में डिफरेंस होता है। मोनोलॉग अन्य पात्रों को संबोधित किया जा सकता है, जबकि soliloquy स्वाभाविक रूप से स्वयं को संबोधित होता है और अक्सर तब बोला जाता है जब पात्र अकेला होता है। Elegy, a poem of serious reflection, typically a lament for the dead. Example, Walt Whitman's "O Captain, My Captain", written after the death of Abraham Lincoln. Elegy एक ऐसी गंभीर कविता या संगीत रचना है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी दुखद घटना पर शोक, विलाप और यादों को व्यक्त करती है। यह उदासी और याद में लिखा गया शोकपूर्ण काव्य है। कार्पे डियम, a Latin phrase meaning seize the day, often used as a theme in poetry, urging the reader to live in the moment. कार्पे डियम, जिसका अर्थ है आज का भरपूर आनंद उठाओ या क्षण को थाम लो, यह भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान समय का अधिकतम लाभ उठाने और जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। Couplet, two consecutive lines of poetry that rhyme and share the same meter. For example, Shakespeare's Sonnet 18, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. Couplets को हिंदी में दोहे कहा जाता है। दोहे या couplets पोइट्री की दो लगातार लाइंस का एक जोड़ा होता है जो आमतौर पर तुकबंदी या राइम वाली होती हैं और एक ही लय या मीटर में होती हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। सी और दी आप वर्ड चेक करें, लाइंस के जो एंड में है दोनों वर्ड्स राइम कर रहे हैं आपस में, सी और दी, और दो लगातार ये लाइंस हैं और लास्ट वाले वर्ड्स राइम कर रहे हैं और आप मीटर चेक करें, मीटर भी सेम ही बीच में यूज हुआ है। कंसीट, an elaborate, often surprising extended metaphor that compares two very different things. Example, comparing a lover to a mathematical compass. Simile, metaphor, conceit में क्या डिफरेंस होता है? ये तीनों ही लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कंपेयर करने के लिए यूज की जाती हैं। सिमिली में कंपेयर किया जाता है लाइक और एज वर्ड यूज करके, यह इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। कंसीट भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सिमिली और मेटाफर को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान था। एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, और कंसीट भी एक तरह का मेटाफर ही है। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है
कंसीट को एक्सटेंडेड मेटाफर भी कहा जाता है। यहाँ पर सरप्राइजिंग जो है कंपैरिजन हमें मिलता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जॉन डन की कविता में प्रेमियों की तुलना प्रकार या कंपास से करना एक प्रसिद्ध कंसीट है, जहाँ एक पैर केंद्र में स्थिर रहता है और दूसरा उसके चारों ओर घूमता है, जो मिलन और दूरी दोनों को दर्शाता है। कंसीट दो पूरी तरह से भिन्न चीजों के बीच में तुलना है। यह साधारण रूपकों से सिमिली और मेटाफर से अलग है, क्योंकि यह ऐसी चीजों की तुलना करता है जिनका कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता है। इसका यूज 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्री में किया जाता था। होमोनियम, वर्ड्स दैट शेयर द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनियम्स वह वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वह डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक। बैंक जो वर्ड है, इसका मतलब द साइड ऑफ अ रिवर भी होता है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, लेकिन स्पेलिंग जो है वर्ड के और प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। बैंक, BANK, स्पेलिंग भी सेम है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन अगर इसका मीनिंग देखें तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक क्या है, साइड ऑफ अ रिवर, और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, लेकिन जो इसका मीनिंग है वह डिफरेंट होगा। हेप्टामीटर, अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 metrical feet और 14 syllables, known as 14er। हेप्टामीटर में हेप्टा का मतलब होता है 7। हेप्टामीटर एक पोइटिक मीटर है जिसमें पर लाइन 7 metrical feet होते हैं। इंग्लिश पोइट्री में 14 syllables वाली पंक्ति के रूप में देखा जाता है इसे, और इसे 14er कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, ओ कुड आई फील एज आई हैव फेल्ट और बी वॉट आई हैव बीन, अगर आप यहाँ पर सिलेबल्स को काउंट करेंगे, ओ कुड आई फील एज आई हैव फेल्ट और बी वॉट आई हैव बीन, तो यहाँ पर आपको 14 सिलेबल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 14er है। इडियम, a common expression that has a figurative meaning different from its literal one. Example, break a leg means good luck, and piece of cake, very easy. It's raining cats and dogs, meaning it's raining very heavily. Idiom को हिंदी में मुहावरा कहा जाता है, जिसका अर्थ उसके शब्दों के शाब्दिक अर्थ से नहीं समझा जा सकता। इसका एक मान्यता प्राप्त अर्थ होता है। अगर हम बात करें मुहावरा या इडियम की, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, अ पीस ऑफ केक। अब अगर यहाँ पर लिटरल मीनिंग देखें तो हम केक के एक पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका फिगरेटिव मीनिंग देखें वह क्या होगा, वह होगा समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटरल मीनिंग और इसका फिगरेटिव मीनिंग है वो अलग अलग है। हाइपोफोरा, a figure of speech in which a writer raises a question and then immediately answers it. Example, what is the meaning of life? It's whatever you make of it. जब कोई लेखक कोई प्रश्न पूछता है और तुरंत उसका उत्तर भी साथ में ही दे देता है तो इसे हाइपोफोरा कहा जाता है। यह एक लिटरेरी डिवाइस है। Hagiography, a biography of a saint or a highly idealized biography of any person. John Lydgate's Saint's Life is an example of it. हैगियोग्राफी को समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट्स में इस वर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, हैगियो एंड ग्राफी। हैगियो का मतलब होता है होली एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। सो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं वर्ड्स को क्या बनता है, होली राइटिंग। तो इससे बड़ी इजीली इस चीज को हम समझ सकते हैं। हैगियोग्राफी होती है संत जीवनी। यह किसी संत, धार्मिक नेता या अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति के जीवन का गुणगान करने वाला लेखन है। इन्वेक्टिव, speech or writing that attacks, insults or denounces a person, topic or institution, often using abusive language. For example, Shakespeare's character Kent unleashes a torrent of abuse at Oswald. A knave, a rascal, an eater of broken meats in King Lear. Invective का मतलब होता है गाली, अपशब्द, निंदा, फटकार। यह ऐसी अत्यंत कठोर, अपमानजनक या आक्रामक भाषा है जिसका उपयोग किसी की निंदा करने के लिए किया जाता है। एक सेंटेंस के सहायता से हम इसे समझते हैं।
अपने बॉस के खिलाफ अपशब्दों गाली गलौज का इस्तेमाल करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इंग्लिश में He was fired after using invective against his boss. Negative capability, a term coined by John Keats to describe a writer's ability to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ है बिना किसी तर्क या तथ्य की खोज के अनिश्चितता, रहस्यों और संशयों के बीच रहने की क्षमता। कीट्स के अनुसार एक महान लेखक को अपने व्यक्तिगत राय और अहम ईगो को छोड़कर गिरगिट की तरह विभिन्न पात्रों और अनुभूतियों को अपनाना चाहिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी की बेहतरीन एग्जाम्पल है कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। द फेमस क्लोजिंग लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी इज अ पोएटिक इंसाइट दैट डिफाइज प्योरली रैशनल एनालिसिस, embracing aesthetic wonder over logical fact. Pun, a play on words that suggest two or more meanings or involves similar sounding words with different meanings. Pun, यह शब्दों का एक ऐसा खेल है जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या दो शब्दों की ध्वनि समान होती है जिससे हास्य और व्यंग पैदा होता है। एक उदाहरण के साथ हम इसे समझ सकते हैं। I was going to look for my missing watch, but I didn't have the time. यहाँ पर इस सेंटेंस में टाइम का मतलब दोनों है टाइम एंड वॉच, समय और घड़ी। Mnemonic, a device such as a pattern of letters, ideas or associations that assist in remembering something. Mnemonic का अर्थ है स्मृति सहायक, याददाश्त बढ़ाने वाला। स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला या याद रखने का तरीका। सरल शब्दों में यह पढ़ाई या याद करने के काम को आसान बनाने वाली एक ट्रिक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो फैन बॉयज है ये एक निमोनिक है। अगर आप फैन बॉयज को याद कर लेते हैं तो इसके आगे जो कंजंक्शंस है वह सारी आपको याद हो जाएंगी। एफ से क्या है फॉर, ए से क्या है एंड, एन नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से स्टिल। इससे क्या होगा, बड़ी आसानी से आप जब फैन बॉयज को याद करेंगे तो इस लेटर से जो भी कंजंक्शंस बन रहे हैं वह आपको याद हो जाएंगी। प्रोटैगोनिस्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ऑफन द हीरो। प्रोटैगोनिस्ट का अर्थ होता है किसी कहानी, नाटक, फिल्म या उपन्यास का मुख्य पात्र या नायक। यह वह केंद्रीय चरित्र होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जो दर्शकों पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करता है और जो मुख्य कार्रवाई या संघर्ष को आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटैगोनिस्ट: हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। मोनोस्टिच, a poem consisting of only one single line. For example, Rabindranath Tagore's "If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars." Regret by Robert Lee Brewer, "I hold a chip bag that only holds crumbs." मोनोस्टिच का मतलब होता है अ सिंगल लाइन पोएम या एक पंक्ति की कविता। मोनोस्टिच में केवल एक ही लाइन होती है, यह एक पंक्ति की कविता है। लिमरिक, a humorous 5-line poem with a specific AABBA rhyme scheme. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन है आपस में राइम कर रही है। लास्ट वाले वर्ड्स आप देख रहे हैं बियर्ड, फियर्ड और बियर्ड, ये आपस में राइम कर रहे हैं। और थर्ड और फोर्थ लाइन वे आपस में राइम कर रही है। लास्ट वाले वर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, हैन एंड रेन, ये आपस में राइम कर रहे हैं। सो इस 5 लाइन की पोएम की जो राइम स्कीम है क्या है, AABBA है। लिमरिक एक 5 लाइन्स की पोएम है, इसकी राइम स्कीम होती है AABBA। लाइन्स 1, 2 एंड 5 आपस में राइम करती है एंड 3 एंड 4 राइम करती हैं। इसकी रिदम क्या होती है, 1, 2 एंड 5 जो लाइन्स हैं वो लॉन्गर होती हैं और थर्ड और फोर्थ जो लाइन होती है वो शॉर्टर होती है। इसका कंटेंट क्या होता है, यूजुअली टेल्स अ स्टोरी, इसमें एक स्टोरी होती है और फनी स्टोरी होती है। स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ, थोड़ा बिल्डअप होता है स्टोरी एंड देन एंडिंग विद द पंच लाइन। एलिप्सिस, omission of words. An ellipsis, plural ellipsis, is a punctuation mark consisting of 3 dots used to indicate the omission of words
phrases or lines from a text. Example: The road to success is not easy. It requires dedication. एलिप्सिस क्या होता है लिटरेचर में? सबसे पहले तो ये ओमिशन ऑफ वर्ड्स हैं, जिसमें कि कुछ वर्ड्स जो हैं उसको नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जानबूझ के छोड़ा जाता है वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें, एलिप्सिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, एलिप्सिस SES है और सिंगुलर में क्या है SIS है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद एलिप्सिस को हम शो कैसे करते हैं लिटरेचर में, कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एलिप्सिस यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस 3 डॉट्स, इसकी पहचान क्या होती है? 3 डॉट्स के साथ वो सेंटेंस जो है एंड होगा, वो वर्ड एंड होगा। तो इससे हम इसको यूज कैसे किया जाता है लिटरेचर में, क्या शो करने के लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हेजिटेशन को शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, आई वॉज थिंकिंग दैट मे बी वी शुड डॉट 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 3 डॉट्स। यहाँ पे हेजिटेशन शो हो रही है इस सेंटेंस में, लास्ट में कोई कुछ कहना चाह रहा है अपने मन के भाव को लेकिन कह नहीं पा रहा, वो हेजिटेट कर रहा है। उस हेजिटेशन को शो करना कैसे किया जा सकता है? 3 डॉट्स, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इंसान बोल नहीं पा रहा आगे वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट सस्पेंस को शो करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डोर क्रीक्ड ओपन एंड देयर स्टूड। आगे क्या? आगे 3 डॉट्स, डॉट डॉट डॉट। तो जब हमने सस्पेंस शो करना हो कि मैंने डोर को ओपन किया और आगे खड़ा था डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट क्या शो कर रहा है? सस्पेंस शो कर रहा है यहाँ पे। तो एलिप्सिस को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है लिटरेचर में। हेजिटेशन को शो करना हो, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उसको एलिप्सिस से शो कर रहे हैं। सस्पेंस को शो किया जा सकता है एलिप्सिस को यूज करके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी एलिप्सिस की। इसको पहचानना हो लिटरेचर में तो 3 डॉट्स के साथ आप इसको पहचान सकते हैं। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट क्या होता है? अ लाइन कैरिंग ओवर विदाउट अ पॉज, एक के बाद एक लाइन आगे बढ़ते जाना विदाउट अ पॉज, उसको क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। पोएम अगर आप कोई रीड कर रहे हैं उसमें आप कैसे पहचानेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कोमा आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ हर फेस। यहाँ पे आप लास्ट में देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं, कोमा नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, आगे अ शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अगेन कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोमा नहीं, सेमीकोलन नहीं है। नेक्स्ट, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अगेन आप चेक करें, कोई कोमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, डॉट डॉट डॉट। आप देखिए 3-4 लाइन्स में आप चेक कर सकते हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं था, सेमीकोलन नहीं है और नहीं आपको कोई कॉमा मिला। तो एक के बाद एक लाइन जो है जब बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा, बिना सेमीकोलन आगे बढ़ती जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एपिक, लॉन्ग पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स। एग्जाम्पल्स, पैराडाइज लॉस्ट। इन इंडियन लिटरेचर, रामायण, महाभारत। एपिक की फीचर्स क्या क्या होती हैं? एपिक पोएम में क्या खास आपको मिलता है? The protagonist is of national or international importance, possessing great strength और supernatural abilities। इसका जो हीरो होता है, इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं उसमें। सबसे पहले तो हीरोइक जो हीरो होगा उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी और उसकी सेटिंग है वो बहुत वास्ट होती है। द नैरेटिव स्पैन्स मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। तो सेटिंग उसकी है वो लिमिटेड नहीं है, छोटे से प्लेस पे पूरा वर्ल्ड उसमें कवर होता है, यूनिवर्स कवर हो जाता है। और इसके अलावा द स्टोरी ऑफन स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ द एक्शन रादर देन द बिगिनिंग। तो जो स्टोरी है वो मिडल से स्टार्ट होती है, बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, तो इसमें क्या है, गॉड, एंजल्स और डीमंस ये सब भी इसमें इस एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे इसमें, गॉड्स, एंजल्स और डीमंस भी इन्वॉल्व होंगे। फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, रिटन इन अ लॉफ्टी ग्रैंड स्टाइल विद कैटलॉग्स ऑफ हीरोज, शिप्स एंड एपिक सिमिलिस। सटायर, यूजिंग ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटी।
The use of humor, irony, sarcasm, or ridicule to criticize society or something or someone। हिंदी में सटायर को व्यंग कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, समाज के दुर्गुणों, मूर्खताओं या सामाजिक अन्याय को उजागर करने और उनकी आलोचना करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सटायर की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा हुआ एनिमल फार्म, जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा हुआ गलिवर ट्रेवल्स, कैच 22 बाय जोसेफ हेलर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Foil, a character who contrasts with another to highlight particular qualities. Hamlet and Laertes, Fortinbras, in Hamlet, both are children seeking revenge for their father's death, but Laertes and Fortinbras act impulsively, highlighting Hamlet's paralysis and deep contemplation. हिंदी में हम फॉयल को प्रतिरूप कहते हैं। एक ऐसा पात्र, एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी अन्य पात्र, जो कि आमतौर पर नायक ही होता है, कि विपरीत होता है, ताकि उसके विशिष्ट गुणों, मूल्यों या प्रेरणाओं को उजागर किया जा सके। सो एक ऐसा कैरेक्टर जिसे लेखक रखता है अपने रचना में, ताकि जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसके जो गुण है उसको वह उजागर कर सके। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में लेयर्टीज हैमलेट का प्रतिरूप है। हैमलेट की जो गुण है उसे दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए लेयर्टीज जो है फॉयल का काम करता है। इसमें दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। लेयर्टीज तात्कालीन, प्रत्यक्ष और हिंसक है। उसी की जगह हैमलेट विचारशील, संकोची और तर्क संगत है। वह अपने उद्देश्य की न्याय संगतता सुनिश्चित करने के लिए रुकता है। वह सोच विचार करता है और उसकी जगह पर जो लेयर्टीज है तत्कालीन, उसी क्षण, जिस क्षण कुछ हुआ होता है उसी क्षण उस चीज का वह फैसला कर लेता है कि इसे क्या करना है। इमेजरी, descriptive language that appeals to the five senses to create mental pictures. The candy melted in her mouth and swirls of bittersweet chocolate and slightly sweet but salty caramel blended together on her tongue. लिटरेचर में इमेजरी का यूज किया जाता है। इमेजरी में हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, ये जो 5 सेंसेस हैं इसको अपील किया जाता है इमेजरी के द्वारा। इमेजरी हम जो रीडर्स हैं उसके अंदर मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो है पैदा करती है रीडर्स में। इससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं बहुत कनेक्टेड फील करते हैं टेक्स्ट के साथ, जो वो रीड कर रहे हैं उसके साथ, और ये जो है उस लेसन को, उस टेक्स्ट को मेमोरेबल बना देती हैं, इंगेजिंग बना देती हैं। इमेजरी द्वारा रीडर्स खुद उस चीज को जो है महसूस कर पाते हैं वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। जब वो टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे कि वह उस चीज को खुद से महसूस कर रहे हैं। 5 सेंसेस हैं, ऐसे लग रहा है जैसे खुद से देख रहे हैं उस चीज को। वो पूरी हमारे आंखों के आगे पूरा दृश्य जो है वो बिल्कुल एक लाइव पिक्चर्स हमारे मन में क्रिएट होती हैं। उसका जो साउंड है वो हमारे कानों में गूंजता है, उसकी हम स्मेल ले पाते हैं, उस वक्त टेस्ट कर पाते हैं उस चीज को, ऐसा लगता है कि हमने टच ही कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, खट्टे मीठे आम का स्वाद जीभ पर पानी ला रहा था। तो यहाँ पर इमेजरी क्रिएट की गई है। जब रीडर इस सेंटेंस को रीड करेगा, खट्टे मीठे आम का स्वाद जीभ पर पानी ला रहा था, तो शायद कहीं ना कहीं जो रीडर है उस स्वाद को महसूस करेगा। जब इस टेक्स्ट को रीड करेगा, इस सेंटेंस को रीड करेगा, वो उस चीज को खुद से महसूस भी कर रहा होगा साथ में। तो यह चीज इमेजरी करती है लिटरेचर में कि जो टेक्स्ट जिसमें इमेजरी यूज की जाती है वहां पर जो रीडर है उस चीज को खुद से महसूस कर रहा होता है, उस चीज को अपनी आंखों के सामने, उस दृश्य को वह ला पा रहा है, उस चीज को वो देख भी पा रहा है, उसको महसूस कर पा रहा है, उसका टेस्ट ले पा रहा है। तो ये चीज कौन करती है? इमेजरी करती है लिटरेचर में। सोनेट, अ 14-line poem typically written in iambic pentameter with a specific rhyme scheme. For example, Sonnet 130 by William Shakespeare, My mistress' eyes are nothing like the sun. Sonnet एक 14 लाइन की पोएम होती है। इसको आयम्बक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें एक
जो है स्ट्रिक्ट राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, हमें 3 स्टैंजास मिलते हैं 4-4 लाइन्स के और लास्ट में एक कपलेट मिलता है। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। पेट्रार्कन सोनेट में आपको ऑक्टेव और सेस्टेट मिल जाता है। ऑक्टेव क्या होता है, 8 लाइन्स और सेस्टेट क्या होता है, 6 लाइन्स। पहले आपको 8 लाइन्स का स्टैंजा मिल जाएगा एंड देन आपको 6 लाइन्स का एक स्टैंजा मिलेगा। और इसकी राइम स्कीम क्या होएगी, ए बी ए और सेस्टेट में सी डी डी। तो ये इसकी जो राइम स्कीम है आपको मिलेगी सेस्टेट में। शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन जो सोनेट है इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में आपको 3 स्टैंजास मिलेंगे 4 लाइन्स के एंड देन एक कपलेट मिलेगा। पेट्रार्कन में आपको एक ऑक्टेव एंड सेस्टेट, पहले 8 लाइन्स का स्टैंजा मिलेगा एंड देन 6 लाइन्स आपको मिलेंगी। और इसकी जो राइम स्कीम है मैंने आपको बता दी है।